कहा गया है कि ये उनकी स्मृति दिवस आप मना रहे हैं, जोशी जी की। तो जोशी जी की स्मृति दिवस के इस अवसर पर मैं उनको अपनी तरफ से बहुत याद कर रहा हूँ, और मैं उनके पूरे परिवार को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस वार्ता में मुझे शामिल किया। और अपनी ओर से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और मैंने जीवन में सिर्फ पढ़ा तो मैंने सिर्फ विदेशी रचनाओं को भी पढ़ा है, लेखकों को पढ़ा है। और ख़ास तौर पे मज़ाह में ये कहना चाहिए कि ह्यूमर में तो उर्दू राइटर्स को मैंने बहुत पढ़ा है। इसमें पतरस बुखारी और इम्तियाज़ अली ताज, हिजाब इम्तियाज़ अली और शफ़ीक़ुर रहमान, शौकत थानवी बहुत है। खैर, तो उसमें विदेश में पीजी वुडहाउस या मार्क ट्वेन, इन सबको पढ़ा है। लेकिन जब मैंने पहली बार कुरु कुरु स्वाहा पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जोशी जी सबसे अलग हैं, सबसे अलग हैं, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि यूनिक हैं। और मैं जो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दो लेखकों से प्रभावित हुआ हूँ, वो एक है एंटन चेखव और दूसरे जोशी जी। और जोशी जी इस हद तक मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने वो मेरे आदर्श रहे हैं कि मैंने हमेशा ये सपना देखा है कि मैं जो भी लिखूं वो उनकी शैली में लिखूं, उनके स्टाइल में लिखूं। और इस बात एक गुरुकुल स्वाहा अन्यतम है कि ऐसी रचना, इसके इसके समकक्ष कोई रचना मुझे किसी विश्व साहित्य में नहीं मिली है। अब जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि जो यूनिकनेस है, मिसाल के तौर पर सर्वांतीस की दोन क्यों होते 16वीं शताब्दी, तो वो भी एक यूनिक चीज़ थी। लेकिन यहाँ ये जो कुरुकुल स्वाहा है ये बहुत ही अनूठी चीज़ है। और मैंने इससे पहले कभी कोई रचना नहीं पढ़ी। हिंदी में राग दरबारी पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ लगा था। लेकिन कुरुकुल स्वाहा बिल्कुल अन्यतम है, बेस्ट है। और मैं उनके जैसा लिखना चाहता हूँ। मेरे मन में ये सपना है कि काश मैं उनकी तरह लिख सकूं। उसका जो डिवाइस उन्होंने ये यूज़ किया है कि एक ही व्यक्ति के जो 3 लेयर्स हैं, जिसमें एक जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का बड़ी बड़ी बातें करने वाला शख्स है, दूसरा एक छोटा है जो जो फर्स्ट जो है वो जोशी जी हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो जो मनोहर है वो बहुत ही बच्चा है, बहुत भोला है, जिज्ञासु है, प्योर है। और एक तीसरा है जो श्याम है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो देखता है कि उसमें किस चीज़ में उसका नुकसान है और किस चीज़ में उसका नफ़ा है, ये सब चीज़ों को देखता है। तो ये जो 3 एक लेयर्स हैं एक ही चरित्र की, ये ऐसी इस ढंग से लिखी है उन्होंने कि मेरे सामने कोई और चारा था ही नहीं कि मैं 3 एक्टर्स से ये एक रोल करवाऊँ। तो ये भी एक मेरी तरफ से भी एक बहुत बड़ा रिस्क था कि ये मैं जो अगर ऐसा मैं करता हूँ कि 3 एक्टर मिलके एक कैरेक्टर करें, तो क्या ये ऑडियंस के गले उतरेगी बात, ये वहाँ तक वो रजिस्टर होगी। तो मुझे संदेह था। और लेकिन फिर हमने सब मिलके एक्चुअली जब मुझे रिहर्सल शुरू करनी थी तो उसके एक हफ्ते पहले मैंने बता दिया था कि भाई अगले हफ्ते से मैं रिहर्सल करूँगा, ये प्ले मैं करना चाहता हूँ। कुरुकुल स्वाहा 92 की बात है, शायद 3rd ईयर के साथ था। तो एक हफ्ते का टाइम था, तो राजकमल ने छापी थी किताब, तो मैंने 25 कॉपियाँ वहाँ से लाइब्रेरी से कह दिया कि मंगा के स्टूडेंट्स में बांट दें और ताकि वो पढ़ लें। तो एक हफ्ते के बाद जब हम मिले तो सबसे मैंने ये पूछा कि भाई आप लोग ने पढ़ा? तो सबने कहा कोरस में हाँ जी पढ़ा। फिर एक एक से पूछा कुछ बोलो इसके बारे में, कोई नहीं बोला, दूसरा भी कोई नहीं बोला, तीसरा भी कोई नहीं बोला। चौथी एक लड़की थी, बड़ी साहसी थी, तो उसे ये कहा कि हमने सर पढ़ा तो है, बट टू बी ऑनेस्ट हमें समझ में नहीं आया। सबका ये रिएक्शन बाद में आया कोरस में कि हाँ साहब हमने सब पढ़ा लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने भी कन्फेस किया कि भाई देखो ऐसा पूरी तरह तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ तुम लोगों से थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। तो कुछ देखो करके देखते हैं, इम्प्रोवाइज करके देखते हैं कि कैसे होगा। तब मैंने एक सीन लिया, पहला वाला सीन मैंने वो लिया जहाँ वो
जाते हैं हैंगिंग गार्डन में जहाँ वो खड़ी हुई है और वहाँ मिलने के लिए जाते हैं। तो वो सीन तो मैंने उनको बच्चों को समझाया कि भाई ये लड़की तो यहाँ खड़ी हुई है और तुम आती हो, और अब परिचय जो दोगे तो तुम एक बोलेगा मैं मनोहर हूँ, तो दूसरा बोलेगा श्याम और तीसरा जोशी। तो तीन लोग मिलके एक कैरेक्टर कर गया था। तो वो इम्प्रोवाइज जब किया तो मुझे दिखाई देने लगा कि हाँ ये किया जा सकता है, ये प्लॉजिबल है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने ये शुरुआत की और धीरे धीरे नाटक शेप में आता गया और एक्टर्स भी फिर वो समझ गए कि इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से ऑडियंस तक इसको कन्वे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन एडवेंचर था। और मेरा स्वभाव है कि मैं डरता नहीं हूँ और हमेशा इस बात के लिए भी तैयार रहता हूँ कि भाई चलो फ्लॉप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस डर के मारे कि फ्लॉप हो जाएंगे मैं कोई छोड़ता नहीं हूँ किसी चीज़ को। तो पता है ये हमेशा ये आदत, इट ऑलवेज पेड मी ऑफ। तो ये हुआ और बहुत बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और मुझे आशा के इतनी आशा नहीं थी कि इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, इतनी ऐसी जटिल रचना। और अफसोस मुझे ये रहा, इसमें सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट जो मिला वो भगवती भाभी से मिला, जो नाटक देखने आए थे दोनों जोशी दंपति। तो बैक स्टेज आई और नाटक के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि भैया हमें पहली बार समझ में आया कि उन्होंने लिखा क्या था। तो मुझे इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट कोई मेरे लिए नहीं हो सकता। और मैं हमेशा इस बात का मैं ध्यान रखा है अपने जीवन में, 45-46 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, कि जो भी मैं नाटक करूँ भले ही कितना जटिल हो, लेकिन वो दर्शक तक वो बहुत सहज होके वो समझ में आना चाहिए, सबको सर्वग्राह्य होना चाहिए। तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। अभी कोई मेरा स्टूडेंट पूछ रहा था 3-4 दिन पहले कि आपका प्रिय नाटक कौन सा है जो आपको बहुत प्रिय लगता हो। तो मैंने कहा ये पूछना जो है थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि अगर किसी माँ से आप पूछेंगे तो कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रिय है, तो ये वो है, अन्याय है। माँ तो कहेगी भाई मुझे सारे बच्चे प्यारे हैं लगते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा एक दो मेरे बच्चे ऐसे थे जिनमें एक कुरुकुरु स्वाहा भी था कि जिसने मुझे तंग बहुत किया, और जब वो हो गया, वो सुधर गया, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। तो कुरुकुरु स्वाहा मेरे 3-4 जो ऐसे नाटक हैं जिन्होंने मुझको बहुत दुखी किया, मुझे परेशान कर दिया कि मैं इसको कैसे करूं। एक स्टेज ये आ गई थी कि मैंने सोचा, मैं जब एक हफ्ते तक वो बच्चे जो नॉवल पढ़ते रहे उतने दिन तक मैं कागज़ कलम लेके कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ। बहुत कुछ है उसमें, उपन्यास में है, लेकिन उसका कोई और छोर तो पता होना चाहिए, उसका प्रारंभ और वो तो होना चाहिए, समापन। तो मैं कागज़ लेके 10 दिन तक बैठा रहा, मुझे एक लाइन नहीं सूझी, कुछ नहीं सूझी। तो ये नौबत आ गई मेरी कि भाई मैं कल जाऊंगा और जो हमारे निर्देशक हैं NSD के, उनसे मैं ये कहूँगा कि सॉरी मैं ये प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा प्ले करूँगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कह सकता था। तो वो भी कहते ठीक है दूसरा प्ले कर लो। लेकिन अंदर से मुझे एक लगा कि जब अगर मुझसे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर आप ये प्ले चेंज क्यों कर रहे हैं, तब मुझे एक सच बोलना पड़ेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। वो जो मेरी प्राइड है, एक प्रोफेशनल प्राइड, वो बहुत हर्ट हो रही थी। तो मैंने कहा कि भाई ये सच बोलूँगा तो यही है, सच्चाई यही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे करूँ। लेकिन चीज करता हूँ, फ्लॉप होगा तो फ्लॉप होगा, कोई बात। लेकिन वही मेरा प्रोफेशनल प्राइड था, उसने मुझको ये रिस्क लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से 3 अभिनेताओं के साथ मिलके एक चरित्र किया जो कि एक यूनिक चीज़ थी। थिएटर के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने BBC के 1-2 प्रोडक्शन पुराने देखे थे जिसमें 3-3 हैमलेट थे एक्टर्स, लेकिन वो अलग था। लेकिन नहीं, यहाँ 3 एक्टर मिलके एक कैरेक्टर कर रहे हैं, ऐसा मुझे कोई उदाहरण जो है विश्व में कभी नज़र नहीं आया। और वो जो एक्टर जिन्होंने उस वक्त काम किया था वो अब बोलते हैं मुझसे, अभी पिछले महीने में से एक मिलन है, वो उस वक्त खुद पढ़ा रहा है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो उसने कहा था कि उस वक्त हमने कर लिया था सर, आपने करवा लिया था। मैंने कहा नहीं किया तो तुम ही लोगों ने दिया था। कहते नहीं, लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं थी।
और अब इस काबिल हुए अगर समझ सकते थे, अब हम करना चाहते हैं दोबारा इसको। आदिल से मेरी बात हुई, जाकिर से मेरी बात हुई, इन सब लोगों ने कहा कि हम दोबारा इसको करना चाहते हैं, और मैं भी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस नाटक ने मुझे बहुत परेशान किया, और इसलिए मुझे सबसे प्रिय 2-3 नाटक उनमें से ये एक है। इसकी और जो विशेषताएं हैं जो मैं उनका आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि जोशी जी का जो ह्यूमर है वो विजुअल्स हैं इसके अंदर, और तो और जो हर चैप्टर के उन्होंने शीर्षक दिए हुए वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने अपने प्रोडक्शन में उसको भी मैंने रखा है। और ट्रांजिशन के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है कि जो 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 अनाउंस होता है कि शॉर्ट नंबर सो एंड सो, टेक नंबर सो एंड सो, एंड उसका तो इससे एक्शन, तो ये ट्रांजिशन के लिए पूरे प्ले के अंदर मैंने इसी डिवाइस को यूज़ किया है। क्योंकि ये कहानी जो है वो बॉम्बे की है, फिल्म इंडस्ट्री की है, तो इस तरह की जो डिवाइसेस है, जो जो टर्मिनोलॉजी है, वो मैंने इस्तेमाल किए है इसके अंदर। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्ले देखना चाहिए। जो कैरेक्टर की स्कीम है जोशी जी की, वो कमाल है। वो इतने इतने अनूठे अनूठे कैरेक्टर्स उन्होंने कंसीव किए हैं। और मिसाल के तौर पर खलीक, खलीक एक ऐसा बीहड़ कैरेक्टर है जो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ऑडियंस का ध्यान आकर्षित ना करे। बहुत ही बोहेमियन किस्म का कैरेक्टर है, बहुत ही बेबाक किस्म का कैरेक्टर है, और बदतमीज़ी की हद तक बेबाक है वो। तो ये विशेषता जो कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर स्कीम जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने जोशी जी की बनाई थी, ये कमाल की, कमाल की। और इसमें जो और भी जो चरित्र हैं उनके, पौशेरी तो खैर तो प्रोटैगनिस्ट है ही, लेकिन जिनके घर में वो रहते हैं मिल के, रिमझिम गेस्ट हाउस, जोशी जी, उनके जो वो जो बुजुर्गवार हैं दो, एक तलाटी और एक तिरखा, कमाल के कैरेक्टर हैं। उनमें इतनी वार्मथ है और इतने प्यारे कैरेक्टर्स हैं। और मुझे अफसोस हुआ कि इसमें उपन्यास के एंड में उन लोगों का बड़ा अच्छा उल्लेख है कि, लेकिन इतनी लंबी है ये रचना, और मेरे नाटक की भी अवधि इतनी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी कि मुझे मजबूरन उनको मुझे त्यागना पड़ा, और कि मैं वहाँ तक मैं नहीं ले जा सकता था। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार इसको थोड़ा सा, भले ही थोड़ा सा और इसकी तब थोड़ा प्ले लंबा हो जाए, लेकिन वो अंश जो एंड में आते हैं, जहाँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इन दोनों चरित्रों के बारे में जो जिक्र है उपन्यास के अंत में, त्रिपाठी, तलाटी और तिरखा, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं बहुत। और इसमें बहुत अच्छी बात थी कि मेरे दोनों एक्टर्स जो थे, मिलिंद इनामदार और हरीश खन्ना, उन्होंने बिना मेकअप के, बिना किसी उसके, अब सब एक ही एज ग्रुप के थे, 24, 25, 23, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उनकी उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज, लगता है कि हाँ ये 70-80 साल के बुढ़े हैं। तो ये एक्टर का मैजिक है, ये एक्टर का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इतना विश्वसनीय बना दिया उन चरित्रों को कि बिना मेकअप के, बिना उन सब चीज़ों के, वो लगते हैं कि हाँ ये बूढ़े व्यक्ति हैं। और वो बहुत ही वार्म कैरेक्टर्स हैं, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं, और इतने विश्वसनीय लगते हैं कि मैं अपने सभी नाटक बार बार नहीं देख सकता हूँ, लेकिन कुरुकुरु स्वभाव जितनी बार भी देखता हूँ ना, मुझे सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। जो जो रचना जी, ये सब जो चीज़ें जिनकी मैं आपको ये अभी उल्लेख कर रहा हूँ, कैरेक्टर स्कीम, उनकी भाषा, उनके संवाद, मतलब जोशी जी ने नाटक कभी नहीं लिखा मुझे, मेरी जानकारी में तो, लेकिन उनके स्थितियों में और उनके संवादों में इतनी नाटकीयता है, इतने मज़ेदार है, और इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि उससे कोई भी जो है वो अछूता नहीं रह सकता। और उनकी विशेषता जो जोशी जी की मुझे लगी कि वो अपने आप को भी रिडिक्यूल कर सकते थे। जो चेखव की जो ग्रेटनेस थी, या गोगोल की थी, वो उनमें थी। वो कभी भी महिमा मंडित नहीं करते हैं अपने चरित्र को, या अपने खासतौर पर अपने आप को, तो अपने आप को रिडिक्यूल करने के लिए वो तैयार रहते हैं, बुरी तरह से करते हैं। उसमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस जो सबसे हिलेरियस सीन है वो है जहाँ वो उनको हाजत महसूस होती है समंदर किनारे, और वो ढूंढते हैं कोई जगह ढूंढने के, वही के प्रकृति जोशी जी को पुकारने में मतलब
बहुधा देर कर देती है। तो वहाँ जो है लोटा लेके वो बैठते हैं सब। और ये भी मैंने महसूस किया कि जोशी जी के अंदर एक थी कि एक डेलिब्रेट एक पूरा अटैम्प्ट होता है जो टैबूज़ हैं जो चीज़ों की लगता है कि ये मंच पे नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब ये उपन्यास में नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं ये लेखन में नहीं होना चाहिए। तो ये साहस उनमें बहुत कमाल का था। और ये जो टैबू तोड़ने की जो बात थी, ये मुझे इतनी प्रभावित मिसाल के तौर पर हम इसको कुरुकुल स्वाहा से बाहर जाके हम कसब में देखें तो कसब में नायक और नायिका की जो पहली मीटिंग है वो इतनी अनग्लैमरस है, इतनी एम्बैरेसिंग है। और कि वो लड़की जो है वो पहली बार जो उनका एक दूसरे का जो साक्षात्कार कैसे हो रहा है कि जो नायक है वो जो मेक शिफ्ट जो लेटरिन बनी हुई हैं वो वहाँ गया हुआ बेचारा, बारात में आया हुआ है, वहाँ गया हुआ वो चाय लेके निकली है और उस वक्त वो उठते हैं और उनके मार गांठ लग जाती है पजामे में नाड़े के अंदर। तो एक दूसरे को देखा तो इतना अनग्लैमरस, इतना फनी, ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग, चरित्रों के लिए एम्बैरेसिंग है। तो इससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई चिंटू जी, तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में ये था कि जोशी जी की चीज़। तो मैंने जब अपनी हीरोइन को पहली बार मैंने वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है, बैकग्राउंड में भैंस को रखा है हवाई अड्डे को, वो भैंस को पीछे भैंस है घूम रही है। और नायक नायिका को वो उसमें ऋषि कपूर के पैर चला जाता है, वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो कहते हैं ओ शिट गोबर। तो नायक जो है झुक जाता है, मैंने नीचे क्लोज शॉट लिया, और लड़की तो लड़की और लड़की पहली बार देख रहे हैं एक दूसरे को, बीच में गोबर है और पहले तो उसके बारे में बात होती है। तो ये जानबूझ के ये इट वॉज डेलिबरेट अटेम्प्ट फ्रॉम माई पार्ट कि अनग्लैमराइज करके उनको इतना क्यों हम ग्लोरीफाई करें। या हिंदी फिल्म में तो बहुत होता है, जब भी हीरो या हीरोइन इंट्रोड्यूस होता था वो हमेशा बहुत उसको इतने महिमा मंडित किया जाता था कि अगर हीरोइन है तो समंदर में नहा रही है, पूल में नहा रही है, और उसके जो 4-5 उसके जो शॉट्स स्लो मोशन में होते थे कि बाल छटक रही है, सब कुछ कर, ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत ही क्लीशे। तो मैंने जानबूझ के अपनी हीरोइन को जो पहली बार उसको फ्रेम में आती है तो पीछे भैंस है, और दूसरी बार जो नायक नायिका एक दूसरे को सामने आते हैं वो बीच में गोबर है। तो जो कसब का जो है जो डिवाइस इस तरह से उसी का ही एक एक्सटेंशन है ये। तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है जोशी जी को। उनसे मैंने ये सीखा कि बिना किसी ग्लैमरस उसके, बल्कि उसको डी ग्लैमराइज करके कोई चीज़ को अगर आप पेश करें तो बहुत ज़्यादा सच्ची और बहुत ऑथेंटिक लगती है। तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया, इसलिए स्टेज पर भी मैंने ये सीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जहाँ वो उनको हाजत महसूस हो रही है और वो बेचारे भाग रहे कहाँ कहाँ, वो कहते हैं घर चले, मतलब गेस्ट हाउस कहते नहीं मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो इट वॉज सो हिलेरियस सीन, ऑडियंस मतलब पागल हो जाती थी कि ये ऐसा भी हो सकता है। और फिर मैंने म्यूज़िक भी ऐसा इस्तेमाल किया जहाँ उनको जगह मिल जाती है, और उसके बाद बहुत ही आनंददायक संगीत संतूर के जो इतना रोमांटिक वो है इंस्ट्रूमेंट, और उसकी जो संतूर का जो इस्तेमाल किया है कि वो जो रिलीफ है उनके लिए जिस वक्त उनको जगह मिल जाती है लोटा लेके बैठने की, लोटा तो है ही नहीं एक्चुअली उनके पास, तो वो इतना आनंददायक है वो क्षण उनके लिए। तो मैंने जानबूझ के वहाँ संतूर का इस्तेमाल किया। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि जोशी जी के इस रचना में कुरुकुल स्वाहा में जिस स्पिरिट में जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको मैं बराबर कायम रखूं और उसको निरंतर जो है वो उसमें अपनी तरफ से भी उसमें इजाफा करता जाऊं। बहुत कमाल का सीन है जहाँ वो पिटाई वाला सीन होता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो आप साबित मतलब क्या कर ही सकते हैं कि आप अपने उस पर किताब को भी लिख सकें कि भाई आपने बम्बई में अपराध जगत का बहुत नज़दीक से अध्ययन किया। तो ये जो हम ह्यूमर है इस तरह का अपने आप को रिडिक्यूल जो करते हैं जोशी जी, वो बहुत अन्यतम है, किसी हर एक लेखक की बात नहीं है। हर एक लेखक तो ये सब चीज़ें छुपा देता है
जो उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हों। तो इसमें ये उनकी बहुत बड़ी एक मॉरल करेज था जोशी जी के लेखन में, जो एक एक कदम कदम के ऊपर उनका नज़र आता है। और सिर्फ ये नहीं, मैं उनकी जितनी रचनाएं हैं उनका मैं बहुत प्रशंसक हूँ। मैं क्या आप करना चाहता हूँ, मैं टटा प्रोफेसर करना चाहता हूँ। और मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन वही बात है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन हाँ, मैं करूँगा ज़रूर। और मुझे लगता है अभी मैं 4-5 वर्ष अभी और जीऊँगा, तो मुझे टटा प्रोफेसर ज़रूर करना है, बाकी और कुछ ना कर सकूँ तो। कसब में वो महानता नहीं है। कसब एक लव स्टोरी है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है, लेकिन टटा प्रोफेसर और ये जो कुरुसुहा, ये मेरी सबसे प्रिय उनकी रचनाओं में से है। और जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा जो भी लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये सीन अगर जोशी जी लिखते तो कैसे लिखते। मैं जोशी जी की नकल नहीं करता हूँ, लेकिन जोशी जी की जो जो अप्रोच है किसी एक सीन के बारे में या किसी स्थिति के बारे में, जिस अप्रोच उनकी होती है वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में आती है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या मैं वैसे ही कर सकता हूँ कुछ। तो वो मेरे हमेशा आदर्श रहे हैं और रहेंगे। तो अब दिक्कत ये है, मैं आप लोग माफ़ी मांग रहा हूँ एक बात की, कि मैं नेपथ्य का आदमी हूँ। मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं हो पाती अपनी तरह एक तरफा जो है मैं लगातार बोले चला जाऊँ। मुझे संवाद अच्छे लगते हैं कि अगर मुझसे कोई एक पर्टिकुलर कुछ सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, वरना बोलना जो है वो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत तलब होता है। मुझसे अपनी तरफ से लगातार बोले रहे, वो अलग बात है। कमरे में बैठे हम बेतकल्लुफ़ हो गए, दोस्तों के साथ बैठे तो हो सकता है लोग मुझसे कई बार चिढ़ भी जाते हैं कि मैं चुप ही नहीं होता, बोलता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन ख़ासतौर पर तब जब आपको कोई वॉच कर रहा है तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ। और मुझे हमेशा अपनी इस हीनता का बोध हो जाता है कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा, मुझे सहारे की ज़रूरत होती है कि मुझसे कोई सवाल को पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। अब मुझे पता नहीं है वो पूछ तो कोई कोई यहाँ लिखा हुआ तो कुछ कुछ आ रहा है। क्वेश्चंस वेरी, कोई पूजा कुमार हैं, उन्होंने कहा है वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस था कुरुकुल स्वाहा करना। और नहीं, जोशी जी से जुड़े हुए मेरे पास ज़्यादा संस्मरण नहीं है। आखिरी संस्मरण था कि ये नाटक वाटक तो हो गया, वो देखने आए, फिर उसके बाद एक हमारा जो आइस ब्रेक हो चुका था, उससे पहले तक वो बड़े वो थे, उनसे डर लगता था। उनसे मिला था पहले जब उनको, जब वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक होते थे, तो उस वक्त तक उनकी कोई रचना नहीं पड़ी, उस वक्त आई भी नहीं थी जो उनके बारे में मैंने कहा। उनको आत्मसंशय बड़े होते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली किताब भी बहुत लेट लिखी और लेट छपवाई। तो इसके कारण मुझे, मैंने उनको, जो मेरा पहला उनके साथ जो मेरा वो हुआ, उनके लेखक के साथ जो मेरा परिचय हुआ, तो वो था कुरुकुल स्वाहा। और कुरुकुल स्वाहा के साथ मेरे जो वो है अनुभव, वो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से हैं। लेकिन उनके साथ, क्या नाम, जोशी जी के साथ एक बार 2004 की बात है, शायद 2004 या 5 की बात है, मैं प्ले करने ही आया हुआ था वहाँ दिल्ली में। तो मैं गोमती में ठहरा हुआ था, तो अचानक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया, तो राजेंद्र यादव जी का था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा कि भाई साहब यही हूँ, मैं गोमती में हूँ। तो कह रहे अरे यहाँ आ जाओ ना, हम यहाँ हैं सामने त्रिवेणी में ही, आओ जल्दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसा आदेश। तो मैं उतरा, वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ कमलेश्वर जी भी मौजूद हैं, यादव जी भी मौजूद है, जोशी जी भी मौजूद हैं। तो वो तीनों मेरे गुरु, ये सबको पैर छुए। फिर खैर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, वो किसी का एक कार्यक्रम था, हम वो देखने के लिए गए थे। तो खैर उससे पहले मैंने कहा कि जोशी जी मुझे आपके पास आके बहुत सारे सवाल पूछने हैं, और बहुत सारे सवाल जानना चाहता था कि ये इसमें कहाँ कल्पना है और कहाँ आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव है कुरुकुल स्वाहा में। तो उन्होंने बहुत ही उदार मना होकर कहा कि जब मर्जी आ जा रंजीत, क्योंकि तब तक मैं उनका दिल जीत चुका था। उनको समझ में आ गई थी कि उनकी रचना के साथ मैंने न्याय किया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, आपको फ़ोन करके किसी दिन आता हूँ। ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी।
उसके कुछ दिन बाद पता नहीं, पहले वो गए कमलेश्वर जी वो गए। कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, और मेरी पहली कहानी उसी में छपी थी। नवलेखन अंक में सारिका के संपादक होते थे वो। मेरी कहानी थी नींद। फिर उसके बाद मेरी और भी कहानियाँ छपी, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि उनकी चिट्ठी एक बार आई थी कि तुम काफ़ी दिनों से तुमने अपनी कहानी नहीं भेजी, कोई नई लिखी हुई। तो उनके अंदर ये विशेषता थी, इतने सीनियर होकर भी मेरे जैसे एक जिसे कहना चाहिए कि न्यू नॉविस को वो चिट्ठी लिख के उसको इतना प्रेरित कर दिया कि वो चिट्ठी की वजह से मैंने एक नई कहानी लिखी विशेष रूप से, और उनको भेजी, वो छपी एक टुकड़ा सुख का। फिर एक और कहानी थी क्रमशाह, मतलब। तो खैर, तो बहरहाल वो तीनों ये विभूतियाँ वहाँ मौजूद थी। तो सबसे फिर कुछ दिन के बाद पता लगा कमलेश्वर जी चले गए, फिर उसके बाद जोशी जी चले गए। फिर उसके बाद मैं जब भी दिल्ली आता था कोशिश करता था, एक दो बार मिला भी हूँ भगवती भाभी से। फिर उसमें जो भी मैं नाटक करता था उनको बुला लेता था कि आगे नाटक देखने आ जाइए। तो लक्ष्यका जी भी आई देखने के लिए नाटक। और अभी भी जब भी मैं जाता हूँ, मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मैं कहीं खुद भी मैं नहीं निकल पाया, और मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। एक मैं सवाल देखूँ कुछ ख़ास है। दिव्या, अच्छा दिव्या जी आप ब्रसेल्स से, ओके, थैंक यू। तो एनेक्डोट्स जो हैं छोटे छोटे, तो मतलब अभी फ़िलहाल इससे जोशी जी से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके साथ मैंने इतना समय नहीं बिता पाया। लेकिन इन एक्टर्स के साथ और इस प्रोडक्शन को लेके बहुत सारी समस्याएं आई। समस्या ये आई कि हमेशा ये होता था, अच्छा अब इस सीन को कैसे करना है। तो मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्शन से जुड़ा एक है कि मेरा रॉबिन दास मेरा बैचमेट है, इज़ ए ब्रिलियंट डिज़ाइनर, जीनियस। तो मैंने उसको कहा था तो इस प्ले को डिज़ाइन करोगे। तो उसने एक स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन भी कर, और उसका तो गायब हो गया। अब मुझे बहुत गुस्सा भी आया। अब हमारे रिश्ता ऐसा है, हम लोग इतना साथ साथ वक्त बिताया है कि हम एक दूसरे को गाली गलौज भी कर लेते हैं, देते हैं। वो उसने सेट नहीं दिए। अब खैर मैं खुद भी डिज़ाइनर हूँ, लेकिन जब ये भी एक मुश्किल नाटक था, एक ऐसा जटिल था, तो मैं वो नहीं लेना चाहता था रिस्क। और मैं चाहता था, क्योंकि वो एक उसका स्पेशलाइजेशन ही सीनिक डिज़ाइन में है, और डिज़ाइन बहुत डिज़ाइनर है, मैं तो कोशिश करके कर लेता हूँ। लेकिन खैर वो उसने पूरा नहीं किया, और मेरे सामने अब एक यही चाह रहा था कि मैं जितना जो बेयर स्टेज, ऑलमोस्ट बेयर स्टेज, एक बेंच है, देख लीजिएगा आप अगर प्ले को देखिएगा, एक बेंच है, लेकिन उसी स्पेस को किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ बिना क्योंकि मेरा मेरा हमेशा पिछले 45 वर्षों में जो मैंने अचीव किया वो ये है कि एक्टर, मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो नाटक है, रंगमंच है, वो अभिनेता का माध्यम है, उसमें अभिनेता ही सर्वोपरि है। सेट वेट जो है मेरे लिए बहुत ही सेकेंडरी चीज़ होती है। और सेट, चूँकि मैं रियलिस्टिक नाटक करता हूँ मैं ज़्यादातर, तो मैं उस तरह के नाटक नहीं कर, बहुत से मैंने नाटक देखेंगे सेट जो है इतना भव्य है, इतना सब कुछ है, लेकिन परफॉर्मेंसेस गायब हैं, एक्टर उसमें छोटा हो जाता है। मेरे लिए एक्टर का जो अस्तित्व है वो सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। तो मेरे मेरे नाटकों में आपको परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसका भी यही हुआ कि सारा जोर मेरा इस पर आ गया, क्योंकि सेट तो है ही नहीं कुछ भी, बेंच दे देंगे। अब वो जो स्क्रीन था, पहले मैंने मन क्या मैं इसको हटा दूँ, क्या करूँ, कुछ काम ही नहीं आ रहा है कुछ भी। मैंने कहा रहने दो। आप विश्वास कीजिए वो स्क्रीन वैसे ही लगा रहा पूरे सारे 10 शोज़ में, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि ये किसका उपयोग क्या है, किस मसरफ से लगा रखा है आपने। तो मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मेरे नाटक में बताया ना आपको कि मेरे नाटक में अभिनेता जो परफॉर्मेंसेस है वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पीछे क्या है। एक बार मैं कर रहा था, 2003 की बात है, मैंने म्यूज़िकल किया था, शॉर्टकट नाम से प्ले था वो मेरा। तो मेरे डिज़ाइनर जिसको मैंने कहा था, डिज़ाइन मेरा ही था, लेकिन उसने मुझको एक तरह से लेट डाउन कर दिया, उसने समय नहीं निकाला कुछ करने के लिए। मैंने उससे कहा था मेरा सेट ऐसा होना चाहिए उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ना हो, हल्का सब कुछ हो, इतना हो एक्रेलिक का इस्तेमाल कर सके, एक उंगली से ना धक्का देकर सेट मेरा शिफ्ट हो जाए। वो उसने मतलब इतने हैवी इस्तेमाल कर लिए, बड़े बड़े फ्लैट, 4 आदमी
एक एक उसको उठा के लेके आ रहे हैं स्टेज पे, ग्रैंड रिहर्सल से एक दिन पहले की बात है। मैंने तो कैंसिल कर दिया, कैंसिल कैंसिल, जो चीज़ आए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नहीं करूँगा। अब उस दिन मैं बहुत निराश हो गया। मेरे एक दिन के बाद मेरी ग्रैंड रिहर्सल पे शो है, लेकिन खैर रिहर्सल हुई, मेरी वाइफ साथ में थी मेरी। तो हम लोग उस दिन बंगाली मार्केट में ठहरे हुए थे, तो रिहर्सल के बाद रात को 10 बजे करीब सड़क पे जा रहे थे, मैं चुप था, बिल्कुल खामोश। तो जब श्री राम सेंटर के सामने से गुजरे तो मेरी वाइफ ने पूछा, तुम क्या, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? मैंने कहा यार वो सेट देखो मेरा है ही नहीं, पूरा नहीं, वो रिवॉल्विंग डोर बनाना था वो ऑफिस का निकलने का। अरे मैंने कहा उसने परवाह मत करो, मैंने कहा, क्योंकि जो कुछ एक्टर कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पीछे ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरी वाइफ तिशा ने मुझको ये बात हिम्मत, ये कह के हिम्मत दे दी कि हमें नज़र पीछे कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो मैं इस बात पे हमेशा मेरा जोर यही होता है कि मेरे जो एक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लोग हमेशा करते हैं। मैं किसी भी प्ले में किया कि मेरे एक्टर्स ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो सेट की आवश्यकता को बिल्कुल गौण कर देते हैं, परवाह नहीं करते हैं। सेट सिर्फ मेरे लिए इतना होता है कि ज़रा सा सपोर्ट कर दे, और बहुत ही एसेंशियल हो, जब बिल्कुल अनिवार्य हो, तभी मैं उस सेट का उस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद या उसके अलावा मेरा जोर हमेशा एक्टर्स के ऊपर होता है, परफॉर्मेंसेस के ऊपर होता है। अगर कोई विशेष कोई, अरे कुछ सवाल भी तो पूछिए आप, तारीफ़ें तो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन कोई और सवाल पूछिए तो जवाब दूँ। इसका अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसी ध्यान आपको दे दूँ कि वो उन्होंने ये कुरुकु स्वाहा का जो समय काल है, वो उन्होंने कहा था, शुरू में कहा था कि ये साठोत्तरी, मतलब 62-63 का, जब वो चाइना वॉर हो गई थी उसके बाद का। तो मैंने अपने पूरे मेरे पूरे पूरे प्ले की जो डिज़ाइनिंग है, मेरे कॉस्ट्यूम्स हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कि वो 60s के ही, आपको 70s के ही लगे, आपको अर्ली 70s के। यहाँ तक कि अगर वो सीटी में बैठ के गाना भी गुनगुना रहा है, वो उसी समय का होना चाहिए गाना, उस समय की वो अगर धुन बना रहा है। और बैकग्राउंड के अंदर मैंने जो इस्तेमाल किए हैं, जो साउंड इफेक्ट्स किए हैं, वो उसी उसी दौर के हैं सब। मिसाल तब उसमें इस्तेमाल किया है, चेज सीन भी इस्तेमाल किया है, तो मैंने उन फिल्मों का किया है जो उस वक्त रिलीज़ हुई थी 63-64 में। ज्वेल थीफ है, या और कुछ है, ये वो गुनगुना भी गाना है अपना दिल तो आवारा, तो वो भी अर्ली 70s का है। तो यहाँ तक मैंने इस बात का ध्यान रखा कि अगर उस वक्त, यहाँ तक विविध भारती का भी इस्तेमाल किया है, जो टाइम लैप्स और जो है ट्रांजिशन है, उसमें बहुत घास तोड़ ली, और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से मैंने लुक में लगाए हैं जो उपन्यास में नहीं थे, लेकिन वो बिल्कुल मर्ज हो गए हैं। और अगर नहीं हुए होते तो मुझे बहुत गालियाँ देते जोशी जी, थप्पड़ पर मारते थे। लेकिन तो जो कुछ भी मैंने उसमें इस्तेमाल किया, और जो उसमें अपनी तरफ से जो भी कुछ मैंने जोड़ा है, वो उसकी उनको मुझे एक तरह से वो मिल गई। आई वॉज विंडिकेटेड कि हाँ, उन्होंने मतलब उन्होंने एतराज़ नहीं किया किस पे। अच्छा, एक अभिनेता के लिए पॉज को सुनने का कितना महत्व है भैया? इस एक्टिंग जो है, खासतौर पर रियलिस्टिक, उसमें एक्टिंग इज रिएक्टिंग। अगर सुनेंगे नहीं तो रिएक्ट कैसे करेंगे? तो सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर दिल से सुन रहे हैं, एकाग्र होकर सुन रहे हैं, पूरे कैरेक्टर में डूब के सुन रहे हैं, तो जो आप रिएक्ट करेंगे वो सहज होगा, और वो वही होगा जो होना चाहिए। और कोई सवाल हो तो 60 के और आज के थिएटर में क्या मूल अंतर आया है पता? अरे देखिए, मैं 60 के दशक में मैं मेरे फादर की कंपनी में था,
अब वो पारसी थिएटर कंपनी हुआ करती, सब कुछ है। ये नाटक जो है था कुरु कुरु स्वाहा, चूँकि उपन्यास का जो वो है क्या कहना चाहिए टाइम पीरियड जो है वो साठोत्तरी था, 62 63 64 ऐसा था। तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और उस वक्त थिएटर कैसा होता था, क्या होता था, वो मुझे नहीं पता। मैं तो उस वक्त जो था एनएसडी में भी नहीं आया था, तो वो मेरे फादर की थिएटर कंपनी में था। वो उसके बारे में बता सकता हूँ। वो पारसी थिएटर था, शेक्सपियरियन जो, चूँकि वो उसको भी लेकर काफ़ी जो है ना थोड़ी सी लोगों में गलत फहमियाँ हैं कि जो बहुत बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण जो अभिनय होता है वही होता है पारसी थिएटर। नहीं नहीं नहीं, पारसी थिएटर वॉज एक्चुअली शेक्सपियरियन थिएटर। लेकिन चूंकि पहली बार कंपनी जिन्होंने बनाई थी न्यू अल्फ्रेड, वो पारसी थे, तो उससे पारसी नाम जुड़ गया कि पारसी थिएटर था। वो शेक्सपियरियन थिएटर, उसमें उस तरह का नहीं था, अतिशयोक्ति नहीं थी उसके अंदर, वो बहुत ही अपने ढंग से होता था। और शेक्सपियर में नाटक, जो शेक्सपियर की एक्टिंग शेक्सपियर स्टाइल का नाटकीय तो है ही, तो वही होती थी। लेकिन अति नाटकीयता नहीं होती थी जो बहुत से लोग बाद में पारसी थिएटर के नाम पे लोग करने लगे। कुरकुर सुहा के पूछा मुझसे कितने मंचन हुए। एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये होती है कि जब स्टूडेंट प्रोडक्शन आप करते हैं तो उसके 10 ही शोज होते हैं। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल था कि उसमें 100 शो होते तो भी ऑडियंस उसको देखती। और आज मैंने उनको कहा था कि अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपको ये, मेरे पास इत्तेफाक से ये 92 की रिकॉर्डिंग है, और 92 में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडिया में आया, और एनएसडी में पहली बार कैमरा भी आया था। तो शायद ये पहला और दूसरा प्ले था जिसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको रिकॉर्ड किया गया था, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसको यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, क्योंकि फिर क्या होता है, इसका बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं लोग। और लेकिन मैं चाहूँगा जो भी थिएटर के जो गंभीर दर्शक हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इसको इसके साथ अन्याय नहीं करेंगी इस रचना के साथ, तो मैं उनको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ उसकी वीडियो, ताकि आप लोग बैठ के अपना एक्टर्स को आप लोग से बैठ के देखें। और आई एम श्योर इस मामले में मैं झूठी मॉडेस्टी नहीं दिखाऊंगा। इससे आपको सब कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। मैं तो अपने से सभी लोगों की जिद कर करके कहता हूँ, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। अपने बच्चों को कहता हूँ, ये देख लो। तो मैं जो भी सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उनको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, ये फिल्में देखो, ये फिल्में देखो, ये। और उनको ये तक भी कह देता हूँ कि देखो, ये पहले ये फिल्म देखना, ये फिल्म देखना, ये मत देखना। जब ये देखने लगो तो पहले मुझसे बात कर लेना, ताकि मैं तुमको ब्रीफ कर सकूँ, तुम समझ सको। क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्म जब मेरे किसी स्टूडेंट ने नहीं समझा, अब मैं बाद में अब कल मैं रात को वो देखने लगी थी, मेरी एक वो थी कि, तो मैंने फिर मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने डांटा। मैंने कहा अगर तुमने मुझसे पूछा होता, पहले बताया, जो मैंने पहले वार्न किया था, तब मैं तुमको ज़रा सा टिप्स दे देता, उसका फिल्म तुम्हें समझ में आ जाती। इसी तरह से जब कुरुकुरु सुहा को देखने लगते, इसको बोलता हूँ कि देखना चाहते हैं, मैं भेज देता हूँ, तो मैं कहता हूँ देखने से पहले मुझसे ज़रा सा ब्रीफ कर दूंगा, ताकि तुमको आराम से समझ में आ जाए। हैरत की बात यह है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी पढ़ने की बड़ी शौकीन है, मेरी बहन पढ़ने की बहुत शौकीन है, राइटर है, और इनको मैंने कुरुकुरु सुहा दी कि इसको पढ़ डालो। इत्तेफाक से ऐसा है कि ये इतनी अच्छी हिंदी जानने वाली ये नहीं पढ़ पाए, तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि शुरू में एक चैप्टर किसी तरह से पढ़ लो, उसके बाद इस किताब में ऐसा है, इतना इनग्रॉसिंग है, इतनी इतनी वो है, मतलब ये आपको छोड़ेगा नहीं, आप इसको बिना पढ़े रह नहीं सकेंगे। एकदम नीचे कहाँ चल जाए सुनील उपाध्याय, अरे बिल्कुल यार, कुरुकुरु सुहा में करना चाहता हूँ भाई। कुरुकुरु सुहा मेरा बहुत ही ऐसा ऐसा प्रिय नाटक है। रविंद्र बराड़ साहब ने पूछा मणि कौल का सिनेमा के बारे में बताएं। देखिए जी, मणि कौल जो थे, उनके एक ही फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, दो, मतलब एक थी डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम था अराइवल, और एक थी उनकी विजय दांत थे कहानी पर, क्या नाम था,
उसका, जिसमें बाद में शाहरुख ने पहली बनाई थी, जो कि बहुत ख़राब फिल्म थी, लेकिन बड़ी कौल की जो फिल्म थी वो बहुत अच्छी फिल्म थी, जो कि विजय दाद थे कहानी पे। अदरवाइज़ उनका सिनेमा मैं उससे आइडेंटिफाई नहीं करता, मैं उसका इतना प्रशंसक नहीं रहा, ना उनका ना कुमार शाहनी का। ये जो उस वक्त के नए वो थे, बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इसमें रोशनी आ गई है। कैलाश वाजपेयी जी पूछ रहे हैं, शेक्सपियरियन थिएटर और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अलग अलग विशेषताएं बताने का कष्ट करें हमारा ये तो बहुत ही एकेडमिक सवाल आप पूछ रहे हैं, और इसके लिए तो स्कूल के जो एक क्लास होती है तब आप एक एक 2 मिनट में नहीं किया जा सकता, इस तरह से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता कि दोनों में क्या फ़र्क था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शेक्सपियर थिएटर वहाँ का बाहर का नाटक था, भरत मुनि का नाटक वो हमारी हमारी उसका है, हमारे कल्चर का नाटक है। दोनों में कहीं कोई किसी तरह की समानता नहीं है। तेरा थिएटर में जो उसके जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सवाल जो है ना, इसको इतनी आसानी से जवाब नहीं दे सकता। ये एक बहुत ही एक विशेष प्रश्न है, और ये एक बहुत एकेडमिक प्रश्न है। तो इसमें आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग भरत मुनि का कर सकते हैं, या जो संस्कृत थिएटर का जानकार है आप उससे किसी भी वर्कशॉप में ये सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ आपने ऐसे वर्कशॉप किए हो, जाके वो अच्छा जो संस्कृत थिएटर के बारे में भी जानता है तो आपको अच्छी तरह समझा सकता है। अतुल शर्मा जी ने पूछा, सर आपको सुनकर आनंदित हो रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाल मैं जानता हूँ कि मैं क्या हो रहा हूँ। मैं तो सच कह रहा हूँ आपसे, जब इतनी देर से मैंने कोशिश कर रहा था, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बार बार मेरा वही पलायनवादी था। मैं ये कहने वाला था कि अर्पण जी छोड़िए, तो रहने दीजिए। लेकिन वो उनका धीरज, उनका बहुत ही कमाल के वो धैर्यवान हैं कि उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे गाइड किया, और इस तरह से मैं कनेक्ट हुआ तो मैं कर सका, वरना मैं भाग रहा था, आलस आ रहा था मुझको, अरे कहाँ जाऊँ। लेकिन अब जब एक बार शुरू हो गया, आ गया, तो फिर अच्छा ही लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। आप सबका आभार, बहुत बस आपका आभार। और उनकी वो जो है ना, जो कैरेक्टर स्कीम है जोशी जी की, या कुरुकुल सुहा की जो स्कीम है, अगर मेरे सारे एक्टर्स जो इसके थे, जो बहुत अच्छा, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने उसको भेजा, लेकिन वो खुला नहीं। जिसने इसमें रोल किया था कुरुकुल सुहा में, डबल कास्ट थी वो, तो एक थी सपना और एक थी बबली, जिसका हरविंदर कौर, वो अब वहाँ शायद ओमान में है। तो उसका भी फ़ोन आया था, तो बहुत ये मेरा चूँकि इतना प्रिय नाटक है, और तो मैं मैंने उसको भी भेजा, मिलिंद को भी भेजा, और हरीश खन्ना एक बार दिल्ली में मैंने सबको दिखाया था। और इसमें मज़ेदार ये बात हुई थी कि इतने कैरेक्टर्स थे कि जितने जो एक्टर्स थे वो तो उन्होंने काम ही किया, इसमें रोल किया। जो डायरेक्टर्स थे, जो टेक्निकल साइड में थे, उन्होंने भी रोल किया, और ऐसे ऐसे रोल किया। एक छोटी सी एंट्री है तो लाइटिंग का क्यों दूसरे उसको संभाल कर दे गया, अपना रोल करने गया, भाग के गया, वो करके फिर वापस आ गया। इसमें एक राजेश तेलंग, जो बहुत मेरा प्रिय एक्टर है, उसने 8 रोल किए थे, और बहुत अच्छे किए, हर रोल उसने इतना अच्छा किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक मिनट, अब सवाल यही किया जा रहा है कि आज के थिएटर में 50s के थिएटर में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही एकेडमिक सवाल है, बहुत एकेडमिक सवाल है। तो ये इसका जवाब इस तरह से देना, एक ऑनलाइन इस तरह के सीमित समय के अंदर देना, जो मेरे लिए कम से कम मेरे लिए संभव नहीं है। ये क्या है, भारतीय रंगमंच पर अभिनेताओं को लेकर काफ़ी बातें होती है, लेकिन अभिनेत्रियों को लेकर नहीं। क्या आप सहमत हैं इससे? भाई मेरे लिए अभिनेता अभिनेता है, उसका जेंडर आप निकाल दीजिए, क्यों? मैं और एक बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा है, जो हमेशा मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे हर नाटक में जो स्त्री पात्र है वो कमज़ोर नहीं है। वो बहुत ही, मैंने जो फिल्में भी अभी मैंने 2 ही फिल्म बनाई, एक फिल्म में स्त्री पात्र था, वीक नहीं है। और ख़ासतौर पे ये, मैं तो इसका मिसाल देता हूँ, अपने जो अभिनेत्रियाँ हैं
मेरी जो साथ में मेरे काम किए हुए हैं कि ये प्ले जैसे खूबसूरत बहू में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहू, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो लड़की ही है, औरत ही है, खूबसूरत बहू जो बनती है। तो सीमा बोस, सीमा विश्वास ने इतना अच्छा रोल किया था, उसी से फिर वो बैंडिट क्वीन में उसको कास्ट किया गया। और तो इसमें जो चरित्र है कमाल की, इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुशैली, क्या कंसीव किया इस चरित्र को उन्होंने, किस तरह से मेंटेन किया, आगे निभाया है जोशी जी ने, कमाल है बहुत। मतलब आखिर तक आते आते मतलब आप इस कैरेक्टर से तब प्रभावित हो जाते हैं। आप जो भी जिन्होंने सवाल किया है, इस उपन्यास को पढ़ लें आप, तो आपको मेरे ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हर एक लड़की के बस की बात भी नहीं, क्योंकि इसमें ये अनइनिबिटेड लड़की है, ये औरत जो है पहुँचेली से कैरेक्टर का नाम। और इसमें जो है एक्ट्रेस या एक्टर में इवन जो एक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें इनिबिशंस अगर उनमें हैं तो वो कर ही नहीं सकते हैं सीन को। ख़ासतौर पे जैसे मैंने अभी इस सीन को कहा जहाँ वो अपने आप को रिलीव करने के लिए जाते, हर एक एक्टर नहीं कर सकता। उसी तरह से एक बात, जहाँ तांत्रिक उसकी सब जिक्र होता है, वो बातचीत कर रही होती है, और तो वो हर एक के बस की बात नहीं है, हर लड़की नहीं कर सकती, वो इस तरह का सीन नहीं कर सकती। लेकिन हमने किए, और कोई ऑडियंस को भी कोई एम्बेरसमेंट नहीं, एक्टर को कोई एम्बेरसमेंट नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आप काम करते हैं, काम करते करते जब सहज हो जाते हैं, तो आपके अंदर से वो इनिबिशंस, वो जो हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, जो हैं ग्रंथियाँ, वो निकल जाती हैं और हम सहज हो जाते हैं। और हम तब ये सोचते हैं, और उस लड़की ने बहुत अच्छे, दोनों ने बहुत अच्छा रोल किया। वो पहले जबकि बबली जो थी वो तो बहुत ही बेचारी अनाड़ी थी, नई नई लड़की थी, उसको कुछ पता ही नहीं था इस बारे में तंत्र वंत्र क्या होता है। तो मेरे लिए एम्बेरसिंग हो गया जब उसको बताने लगा, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तो इतनी शी वॉज सो यंग। तो फिर मैंने एक्ट्रेस का है इसको समझाना है, क्योंकि वो हम उम्र लोग हैं, इस तरह की बातें जो जो सेक्स को लेकर बातें सब कुछ है, मुझे बहुत ही एम्बेरसिंग था मेरे लिए इन लड़कियों से बात करना। तो मैंने कहा तुम आपस में बैचेस जो अपने बैचमेट्स हैं उनके साथ ये बातें कर लो। लेकिन उनका सब समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाहते हैं इस ऊपर, इस खासतौर पर किसी पर्टिकुलर सीन में ये क्यों है ऐसा ये सीन। तो जो जो लड़कियां हैं ये जो चाहती है कि अपना अनुभव का दायरा बढ़ाएं, अपने इनिबिशंस निकालें, और अपनी बोल्ड एक अपनी छवि बनाएं और बोल्ड कैरेक्टर्स करें, तो उनको ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो टट्टा प्रोफेसर भी हर एक के बस की बात नहीं है, और कमाल का है, मतलब मुझे बहुत प्रिय है मेरा टट्टा प्रोफेसर। वो भी जो कैरेक्टर उन्होंने कंसीव किया है। अभी मुझसे बात कर रहा था अभी सुनील, इसके अंदर सुनील के सामने बैठ के कुछ काम भी शुरू किया था, करूँगा ज़रूर। मरने से पहले कुछ रचनाएं हैं जो मुझे करनी है, और मर नहीं पाऊँगा बिना किए उनको। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनके उसके बाद फिर अगर मुझे मेरा जीवन वो कभी अब निकलना ही है। ये आ गई हरविंदर, आ गई, नमस्ते डियर सर, बोल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरे मेरे सरमाया हैं ये जो मेरे एक्टर्स हैं पिछले 40 साल 45 साल के अंदर, और सिर्फ एक ही शहर में नहीं, सिर्फ एनएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनएसडी से बाहर भी मैंने काम किया है, दिल्ली में काम किया, मैंने कानपुर में काम किया है, लखनऊ में काम किया है, कलकत्ता में काम किया है, बेंगलोर में काम किया है। तो ये जितने शहर हैं, ये इनमें जो मैंने काम किया, तो इन सब के अभिनेताओं से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और उनको उतना ही प्यार करता हूँ, और वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं। तो इस लिहाज से मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे एक्टर से प्यार मिला है। और एक बहुत बड़ी इसका कारण ये है कि मैंने कभी भी डायरेक्टर के बतौर अपने आप को कभी भी इम्पोज नहीं किया, वरना जो नए नए डायरेक्टर होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, शौक़ होता है कि अपनी अथॉरिटी जो है वो कर सकें और दिखा सकें, देखो मैं डायरेक्टर हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करो।
ना, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मैं सिलेक्टर हूँ। आप कीजिए, ये स्थिति है, ये सीन है, आप कीजिए। मेरा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बहुत ही ऑब्ज़र्व करूँ और रिहर्सल के बाद कहूँ, या उसी 2-15 मिनट बाद कहूँ कि आपने ये अटेम्प्ट किया, ये बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू कीजिए, या आपने ठीक अच्छा नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको ये नहीं है, कोई दूसरा कुछ करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक्टर को क्रिएशन का मज़ा मिले, जब वो आनंद उठाए उसका। जब तक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक्टर को अगर मज़ा नहीं आएगा तो ऑडियंस को कैसे मज़ा आएगा। तो मैं इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस करता हूँ कि एक्टर को एंजॉय करना चाहिए, एक्टर को उसको ये आनंद मिलना चाहिए कि वो क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए जब मेरे साथ एक्टर काम करते हैं, वो पूरी तरह से जो है ना, वो इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। अरे सूरज जी नमस्कार। अरे प्लीज़ प्लीज़, सूरज जी इतने अच्छे लेखक हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक नाटक लिखना चाहता हूँ। ज़हे नसीब सूरज जी, प्लीज़। और बल्कि मैं आपको एक सब्जेक्ट भी थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दूंगा, अगर आप उस पर लिख सकें, मतलब वो एक कमीशन जैसे होता है को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उनके अंतिम उपन्यास में क्याप है। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा है, क्याप भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी वो रचना भी बहुत पसंद है। हाँ, वो क्या नाम है, हरिया की क्या है, हैरानी, वो भी बहुत अच्छी है। बहुत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पहुँच जाती है, तो है वो बहुत ही मैं तो उनका एक वो पढ़ रहा था, एक संस्मरण, लखनऊ में जब रहते थे। इतनी अच्छी किताब, इतनी अच्छी किताब, मैंने एक बार पढ़ ली, फिर दोबारा भी पढ़ी, तीसरी बार और पढ़ना चाहता था। मैं इंदौर जा रहा था, वो मैंने तकिया के नीचे रख ली थी, फर्स्ट एसी में मैं था। तो सुबह जब उठा जल्दी में, तो पता लगा कि स्टेशन आ गया। तो मैं जल्दी से उठा तो किताब वहीं छूट गई मेरी, एक शॉल भी छूट गई, और वो किताब जब दोबारा मिली नहीं। तो उनकी ये विशेषता थी कि वो सिर्फ लखनऊ के दिनों का अपना वो लिख रहे हैं। हाँ, हरिया हरकुलिस की हैरानी, सुनील ने बताया। तो खैर, अरे उनकी एक और तो कमाल की किताब है, उस पर तो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो है हमजाद। वो भी बहुत अनूठ, हालांकि उन्होंने बहुत विलम्ब से लिखना शुरू किया अपने। आदाब आदाब परवेज भाई, आदाब। थैंक यू सूरज प्रकाश जी। हमजाद, हाँ, तो हमजाद कमाल का है, कमाल का नाटक, वो स्क्रीन प्ले, और वो भी बहुत ख़तरनाक है। वो तो जिस जिस इनहिबिशंस की जिनकी बात कर रहा हूँ, उससे वो और आगे, वो तो इंसेस्ट पे चला जाता है, और ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, और उसको करना हर एक के बस की बात नहीं है, और बहुत ही हार्ड हिटिंग, और कमाल के। क्या क्या सोच, एक्चुअली क्या है कि परवेज़ भाई आधा वर्ष है। एक बात बता दूं आपको मैं कि हमजाद, मैं ये भी सवाल उनसे पूछना चाहता था। स्पेन में एक शुरुआत हुई थी कभी, आज से 200 साल 300 साल पहले। उसको बोला जाता था पिकरेस्क नॉवल, पिकरेस्क। पिकरेस्क का जो एक विशेषता होती थी, ये थी कि वो एंटी हीरो होता था, जो उसका नायक होता था, बल्कि शायद वो नेगेटिव ही होता था। तो और होता है बड़ा सर्वाइवर होता था, बहुत ही नीचे तबके से आता था। इसमें बहुत सी मिसालें हैं। बाद में यही पिकरेस्क नावल का जो है वो अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल किया गया, इसी शैली में लिखी गई किताबें। तो मुझे लगता है हमजाद जो है वो उसी परंपरा के, जो पिकरेस्क नावल का ही परंपरा का एक उनका वो था प्रयास, जोशी जी का। तो ये भी सवाल मैं पूछना चाहता था कि आपको हमजाद की प्रेरणा कहाँ से मिली। और एक सारे कैरेक्टर नेगेटिव है उसके अंदर, कहीं उसके अंदर कुछ वो नहीं है। संदीप श्रीवास्तव जी नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। हमजाद बहुत बोल्ड है, वही मैं कह रहा हूँ कि हर एक के बस की बात नहीं है उस प्ले को करना, लेकिन मैं करूँगा कभी। अब वही है कि कितना क्या क्या करना चाहता हूँ और कब कर पाऊँगा कुछ नहीं मालूम। हमजाद बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो विदेशी जिन फिल्में जो है ना, उनका टक्कर उनका जवाब है वो।
हर एक ने पढ़ा भी नहीं है उसको, और पढ़ के उस हर एक की हिम्मत भी नहीं होगी उसको करने की, लेकिन मुझ में हिम्मत है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि निर्देशक जो होता है ना, जब भी अगर कुछ इस तरह के जो बोल्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें उसका अगर मज़ा लेने लगे या उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करने लगे, तो वो बेईमानी है, वो बेईमानी है। और जितने ही आप ऐसी रचना को एक डिटैच होकर आप करेंगे बिना किसी उसके अपनी तरफ से कुछ मसाला वो करने के, तब वो सबसे सक्सेसफुल होगा या वो सही बनेगा। वरना बहुत ही इस तरह की चीज़ें जो है ना, बहुत ख़तरा ये होता है कि उसमें अपना अपना आप अपनी भी भड़ास उसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो हाँ जी बबली, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश बल जोशी, नमस्कार नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। अब कोई सवाल पूछे भाई, कुछ या हो गया, समय हो गया क्या हैं? कुछ तो बताइए अर्पण जी। अंकुर श्रीवास्तव, नमस्कार सर। अभी कहाँ हैं? अभी मैं बॉम्बे में हूँ, कल ही आया हूँ वापस दिल्ली से, 1.5 महीना रह के। नमस्कार सरब जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा तो दिल करता है कि कैलाश जी, मैं परसाई जी की रचनाओं पे आज नहीं, मैं आज से मतलब 50 है, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। और जो सही माने में अगर देखा जाए तो हमारे हिंदी के जो सबसे पहले, जिसे कहना चाहिए कि सटायरिस्ट, जैसे वो परसाई जी थे। उसके बाद फिर जोशी जी, आचार्य जोशी जी, सब कुछ थे। तो मैं इनकी रचनाएं सब, लेकिन इनकी रचनाएं इतनी सहज हैं, मुझे कोई भी रचना जब उसमें कुछ चैलेंज नहीं है तो फिर मुझे वो करने की इच्छा नहीं होती। मेरे दोस्त हैं अशोक लाल, अरे वाह, देखिए दिमाग में आए हैं आधा बजे और वो अचानक सामने आ गए। तो अशोक लाल जी हैं, तो उनका नाटक उन्होंने पहली बार जो लिखा मुझे पढ़ने के लिए दिया कि आप करेंगे क्या। उसका नाम है शत्रु। मैंने पढ़ा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, तो मैंने मना कर दिया, इसलिए मैंने कहा इट्स टू परफेक्ट, मेरे लिए इसमें कुछ करने को है ही नहीं, इसमें मेरे लिए कुछ चैलेंज नहीं है। अच्छा मैं फिनिश कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप फिनिश बटन दबाएंगे। मैं दबा दूँ अब? हाँ, दबा रहा हूँ। अर्पण अर्पण जी दबा दूँ? फिनिश हो गया जी। खैर, तो परसाई जी कमाल की चीज़ थे। परसाई जी, एक ही बार उनसे मिला, जबलपुर में उनके घर जाके मिला था। और जोशी जी के साथ मेरी काफ़ी वो रही, आत्मीयता रही। मुझे बहुत प्यार करते थे वो, मेरे सीनियर थे। और लेकिन मुझे बहुत, जब एक बार अखबार, एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक मंथली मैगजीन निकाली थी, तो मुझे बुलाया था उन्होंने। अब कहा था कि तुम इसमें रिव्यू लिखा करो हर हफ्ते नाटकों के, सब कुछ। तो मैंने मना किया। मैंने कहा इसलिए कि मैं अभी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं किसी और दूसरे का नाटक का जो है रिव्यू करूं। और फिर ये मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, फिर मुझे रेगुलर करना पड़ेगा। मुझे उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नहीं, आपके पास जब समय हो, कहीं भी हो, जब कलकत्ता में बैठे हो, वहाँ को देखा तुमने, वो लिखो, ये पेज तुम्हें दे रहा हूँ मैं। तो इस हद तक मुझको उन्होंने मतलब उनका आशीर्वाद मुझ पर था, जोशी जी पे, जोशी जी का। ये लिखा है अभी हाल ही में मैं दादा फिल्म महोत्सव में आपकी सेवा का से अच्छा रीवा, हाँ। देखिए अभिनेता के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम बनाए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिक्शन होता है कि आपका उच्चारण कैसा है। अगर आपके पास उच्चारण नहीं है, हाँ, तो अगर आपके पास सही तलफ़ुज़ नहीं है, आपका उच्चारण नहीं है,
तो आप उसके साथ किसी कैसे कैसे अभिनेता हैं? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक, मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई तुगलक कर रहा हूँ और आपको तुगलक का रोल करना है, तो अगर वो उर्दू नहीं बोल सकता, या कोई और प्ले, मैं एक एग्जांपल दिया तुगलक का, अगर उसमें आप उर्दू नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप कैसे? तो ये सब होमवर्क अभिनेता के होते हैं। एक चीज़ है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, उसके लिए आपको खुद ही ये प्रयास करने पड़ेंगे कि आप अपना तलफ़ुज़, अपनी वॉइस, अपना प्रोजेक्शन, और जो ये सब चीज़ें जो हैं ये खुद ही सीखनी पड़ती हैं, या आपको कोई गुरु बनाना पड़ता है किसी को, और उसके अंडर सीखना चाहिए। हाँ प्रशांत, हाँ रीवा चित्रांगन, थैंक यू वेरी मच। परवेज साहब, आपने बहुत पहले बेगम का तकिया कहा था कि हिंदी दर्शकों को कथा आधारित नाटक पसंद करते हैं। आज की परिस्थितियों में जब रंगमंच में शब्द सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, आप अपनी उस बात पर कितना कायम है? शब्द शब्द के बिना तो मैं सोच नहीं सकता हूँ नाटक। शब्द, ऐसा नहीं कि शब्द ही शब्द हों, वर्बॉक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्द हों तो उनका अपना महत्व है, उसमें कितना दम है, वो कैसे आपको बांध के रखता है, और उसी वही तो एक आपके पास अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के बीच में वो ब्रिज का काम को, शब्द ही तो ब्रिज हैं, वो पुल हैं। तो वो मैं तो उसको बहुत ही अभी भी उतना ही उनको उतना ज़रूरी मानता हूँ शब्द को। और उस तरह का थिएटर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बॉडी का थिएटर और ये और इस हम्बग। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल नाटक होता है रियलिस्टिक नाटक करना, और रियलिस्टिक नाटक में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि अभिनेता के पास उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी डिक्शन होनी चाहिए, उसकी वॉइस प्रोजेक्शन होना चाहिए, और दीगर चीज़ें जो है। लेकिन उसके बिना जो जो कर लेते हैं ना नाटक, सो कॉल्ड सिम्बॉलिक नाटक कर लेते हैं, उनमें मेरा मेरा विश्वास नहीं है, बिल्कुल वो सब बोरिंग होते हैं, और वो बहुत करना आसान होता है। अच्छा इश्तियाक साहब, वाह, नमस्कार नमस्कार। मेरा ख्याल है काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लोग अब बोर हुए होंगे। ये भी नाटक की ये ख़ास ध्यान रखने वाली बात होती है कि कब आपको रोक देना है अपनी बात को। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ। आप क्या है ये? हाँ, आप उर्दू वाले हमेशा सही प्रोनाउंसिएशन करें, ज़रूरी नहीं है जैसे वो कहेंगे। एक खाली मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यू मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। थिएटर में बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे फादर के थिएटर कंपनी में एक नाटक होता था, आगा आगा साहब का लिखा हुआ था, नेक परवीन। तो नेक परवीन एक्चुअली जो अलेक्जेंडर ड्यूमा का जो नाटक जो था नावल, काउंट ऑफ द मॉन्टे क्रिस्टो, उसका ही वो था एडेप्टेशन। तो उसमें है कि वो गलत उसको केस में फंस जाता है और उसको छोड़ के भागना पड़ता है। उसकी एब्सेंस में एक नौकर है जो उसकी बीवी को, नेक परवीन नाम है उसकी बीवी का, जो जो बहुत लॉयल है और उसका इंतज़ार करती रहती है, तो उसकी देखभाल करता है। एक बार कई साल हो जाते हैं तो बाज़ार में वो मिल जाता है नौकर को, और नौकर उसको मिल जाता है, उसको बताता है, तो उसको पहली बार पता लगता है, अरे मेरे जो मालिक है जिंदा हैं। बहुत खुश हो जाता है। तो वो कहता है घर चलिए, आप कहते नहीं अभी भी कुछ दिन और, क्योंकि उसको अपने जिस जिस दुश्मनों ने उसको फंसाया था उससे उनको बदला लेना है। तो यहाँ कि प्रमोद, हाँ, मैं जानबूझ के मैंने अशोक साहब, मेरी बहन ने एक सीरियल बनाया था, बहुत सा उसका पहला सीरियल था, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, लिखा भी था, किले का रहस्य। तो उसमें उसने मुझे एक राइटर बना दिया था, और मुस्लिम राइटर जिसका नाम है कासिम अली शेरवानी, ज़ख्मी तखल्लुस। तब मैंने इस बात की, जब बात करता था कि ये भाई, तो प्रमोद
या भाई फ्लो टूट जाता है, जैसे बीच में मत बोला करो यार फ्लो टूट जाता है, फ्लो को तो जानबूझ के इस तरह का कि जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये आदमी जो है, उसमें भी है ना कुरुकुर स्वाहा में बड़ा अच्छा वो बताता है कि वो खलीक में बोलते हैं ये है ये है ये है। अब आप कुछ वो कीजिए, क्या कहते हैं आप हिंदू वाले, आलू चना, अरे आलू चना, तो शाम बोलता है आलोचना यार बता जी, हिंदी वाले जो है आलू चना बोल रहे हैं, उर्दू वाले आलू चना बोलते हैं। और मैंने प्रतीकात्मक इसका उपयोग किया है, खलीक बोलते हैं उर्दू वाले, तो प्रतीक प्रतीक नहीं बोलेंगे, प्रतीक प्रतीकात्मक। तो वो अशोक साहब ने वो इशारा किया है कि वो प्रमोद को प्रमोद, जो उर्दू वाले हैं वो ऐसे बोलेंगे। तो खैर, तो वो जो हमारे गणपत भाऊ थे, बड़े अच्छे एक्टर थे, बहुत शॉर्ट सेशन था उनका, उज्जैन के रहने वाले थे। तो उनका ये डायलॉग था जो स्क्रिप्ट में भी था कि वो बड़ा खुश हो जाता है और फिर बातचीत करते करते फैसले बोलता है अच्छा हुजूर आप जिंदा तो हैं ना, तो हंसता है वो और ऑडियंस भी हंसती थी, बहुत अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर सीन चलता रहा, उसके बाद फिर कहते हुजूर आप जिंदा तो हैं ना। चलो भाई, पिछली बार लोग जोर से हंसे थे, इस बार थोड़ा आधा जोर से हंसे, मतलब उन्होंने इतनी बार रिपीट कर दिया इसको कि आखिर में ऑडियंस गाली दे रही, भाग जाए यार। तो यही है कि कोई एक्टर जब ये मज़ा ले रहा है यार, ये मेरा एक्टर, ये मेरा डायलॉग तो बड़ा हिट हो गया, तो इसको अगर वो बार बार करेगा तो उसको गाली ही पड़ेगी। तो उसको ये जानना चाहिए किसी एक्टर को, यार मैं कितना करूं, जहाँ जिसमें जो उसकी जो है ना ख्वाहिश जो है ऑडियंस के जहन में जारी, मतलब मर ना जाए, वो जिंदा रहे। अरे यार काश और होता नाटक, यह है ये ऐसा। आई स्टिल रिमेंबर ऑल द डायलॉग्स ऑफ कुरुकुर स्वाहा। अरे वाह बबली, ठीक है, अगर इसको रिपीट करेंगे तो तुम आ जाना, तुम तो पता शायद समुद्र पार हो। हाँ सही कहा आपने मिनहाज, उर्दू वाले नहीं, पंजाबी वाले भी, पंजाबी कुछ और बोलते हैं। पंजाबी में तो सिंपल है, जहाँ आधा शब्द बोलना होता है वहाँ पूरा बोलते हैं, और जहाँ पूरा शब्द बोलना होता है वहाँ आधा बोलेंगे। मिसाल के तौर पर शब्द, तो शब्द है उसको आधा बोलना है, लेकिन वो शब्द बोलेंगे हैं। और अगर ये बोलना है सिल्क, उसको बोलेंगे सिलक, है ना। और जहाँ तिलक बोलना है उसको बोलेंगे तिलक, तिलक नगर जा रहा हूँ। तो ये हर एक भाषा के अपनी जो खसूसियात होती है, उस लोकल उस जगह की उनकी जो डायलेक्ट्स हैं उनका ये असर है। हाँ, लेकिन एक्टर को इन सब चीज़ों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं किस किस क्षेत्र को बिलोंग करता है, और उसकी ज़ुबान क्या होनी चाहिए, या उसके इस तरह की डायलेक्ट अगर हैं तो उस, वरना तुगलक सीन चल रहा है हमारा पुराने किले के अंदर। तो एक एक्टर था, एक्टर बेचारा था नहीं, उसको कैजुअल लिया हुआ था हनुमान करके, बाद में फिर वो एनएसडी में भी आया, मैंने उसको काफ़ी इंस्पायर किया और वो एनएसडी में फिर उसने ट्रेनिंग भी दी, लेकिन उस वक्त तक वो बेचारा कैजुअल ले रखा था। तो एक सीन हो रहा है कॉन्स्पिरेसी वाला, तो वहाँ जो अमीर सब बैठे हुए तुगलक के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा तुम ये ले आना, वहाँ बिल्कुल हो रहा है कि हथियार कौन लेके आएगा, असला कौन लेके आएगा, ये है सब, और करते करते, और एक डायलॉग था उसका हनुमान का कि उसको ये कहता है यही सब बेहतरीन तरकीब है। तो जब उसका क्यों आया, यही बेहतरीन तरकीब है, तो वो साहब मतलब लोकल जो उठ के जो है रायबरेली चला जाता है अचानक। तो वो है कि अगर हमें एक्टर को खुद नहीं पता, नो दाई सेल्फ, सबसे बड़ी बात होती है एक्टर को खुद ये जानना चाहिए कि उसकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कैसे चलता है, उसके अगर चलता है, मेरे कितने एक्टर्स को बताया, मैंने कहा तुम ऐसे चलते हो, तो हर कैरेक्टर जो भी कर रहे हो तुम्हारी चाल वही रहेगी, तो उनको मैंने अवेयर कराया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप से मानूस हो जाएं, अपने आप से परिचित हो जाएं कि आप कैसे, क्या आपकी कौन सी मैनरिज्म्स हैं, कौन सी आपकी आदतें हैं जो आपके आड़े आती हैं, कि आप चाहे कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो, अगर आपसे वही चीज़ करेंगे, दहिया साहब द्वारका दहिया जी चरण स्पष्ट बोल रहे हैं मुझको, भाई बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा, बहुत बहुत सुखी रहो, जीते रहो, खुश रहो। अवधेश कुमार जी का भी आया है, सादर नमस्कार आदरणीय रंजीत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत दुआएं मेरी।
खुश रहें, सुखी रहें। तो खैर, तो बात वही वापस आते हैं कि हमें बहुत एक्टर के बतौर हमको अपनी लिमिटेशंस बहुत जानना चाहिए, हमारी कौन सी अपनी ट्रेट्स हैं जो परमानेंट होते हैं हमारे, और वो ही आड़े आते हैं जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो हमको एक ज़ीरो पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर की। उसको पानी की तरह होना चाहिए कि जिस बर्तन में डाल दो वैसे ही उसमें डल जाए। वो तभी हो सकता है जब आप पानी हो, जब नॉर्मल हैं, नॉर्मल बिल्कुल हो जाएंगे, जब आपके अंदर कोई भी किसी तरह के पर्सनल ट्रेट्स नहीं बचे। अब उसके बाद जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप उसकी एक वो बनाते हैं, उसकी एक बायोग्राफी बनाते हैं, उसकी एक कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसको फिर उसके लिए आप कोई दूसरी चीज़ें एक्वायर करते हैं, वो उसके अंदर आप अपने अंदर दाखिल करते हैं उन सब चीज़ों को, और धीरे धीरे वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे हो, नॉर्मल। अरे क्या निकल गया कोई सवाल? क्या आगरा बाज़ार से संबंधित कोई सवाल था, निकल गया वो। फहद खान साहब आदाब बोल रहे हैं मुझको। भाई आदाब, जीते रहिए, सुखी रहिए, बहुत बहुत। अभी आपका खत्म नहीं हुआ? भाई अब मैं इजाज़त चाहूँगा हाँ, कि मैं थक गया हूँ। अरे अभी बत्ती में चला अंधेरे में कैसे जाएं? नहीं, बस एकदम जैसे। तो मैं अब सबसे भाई पटकथा लेखन के लिए किताबें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं जितनी आप फिल्में देखिए। और देखिए, हिंदी फिल्में मत देखिए, नहीं, और हिंदी फिल्में देखनी है तो पुरानी फिल्में देखिए, बिमल रॉय की सारी फिल्में देख डालिए, विजय आनंद की फिल्में देख डालिए, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देख डालिए। उनसे ओके कहानी कैसे कही जा रही है, किस क्रम में कही जा रही है। कहानी एक होती है, और स्क्रीन प्ले जो होता है वो होती है कहानी। उस कहानी को किस तरह से जो वो करना है, प्रस्तुत करना है, तो स्क्रीन प्ले वो होता है। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके तो जितनी आप विदेशी का जो ग्रेट मास्टर्स हैं उनकी अगर आप फिल्में देखिए तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म देख लीजिए, चलिए अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी देख लीजिएगा गुड फेलास, देख लीजिए आप तो कि कहानी कहाँ से, कहानी क्या है और कहाँ से शुरू होती है। हाँ, जोशी जी की है कि पटकथा लेखन पे किताब है, हाँ, लेकिन है, सब कुछ है, वो सही है। लेकिन जितना देख के सीखता है, मैंने जो सीखा है वो किताबें पढ़ के नहीं सीखा है। मैंने इतनी फिल्में देख डाली, हज़ारों फिल्में देख डाली मैंने, घंटी बज गई और अभी। तब से देख रहा हूँ जब मुझे अंग्रेज़ी आती भी नहीं थी। मैं जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, और वो फिल्में मुझे प्रभावित करती थी, और बाद में मैं सोचता ये मुझे क्यों प्रभावित करती हैं फिल्में। उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ रियलिज्म होता था, इसलिए मुझको बहुत आ गए। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है, शुक्रिया, अर्पण जी कह रहे हैं समय शायद हो गया है। अब मैं आप सबसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, अर्पण जी को धन्यवाद देता हूँ, आपके जनशल पुस्तकालय को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर जोशी जी के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके बारे में और कुरकुर कुरकुशाह के बारे में आप लोगों से बात कर सका। और मैं आप सबसे अब जो सब लोग आके जुड़ गए और बातचीत की है, मेरे मुझसे संवाद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, शब बख़ैर।